ये वीडियो मैं आज से 2 दिन पहले भी बना सकता था, जिस दिन भारत सरकार का कैबिनेट डिसीजन हुआ कि अगली जब भी जनगणना देश के अंदर होगी तो उसमें जातिगत जनगणना भी शामिल रहेगी। लेकिन मैं 2 दिन इसलिए वेट किया क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि समाज, अलग अलग तबके के लोग, सरकार, अलग अलग पार्टी, अलग अलग नेता किस तरह के सवालों को, जातिगत जनगणना से संबंधित किस तरह के सवालों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और फिर मैं उन जवाबों को आप तक पहुंचाना चाहता था। इन सवालों का जवाब कुछ हद तक मेरे पास इसलिए भी है क्योंकि आज से लगभग 2 साल पहले 2023 के जून में मैंने जातिगत जनगणना पे एक किताब लिखी है। कितनी अच्छी किताब है, पसंद आई नहीं आई, वो आपके हाथ में है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने किसी भी विषय पे किताब लिखी है तो उसको 10-15 मिनट तो झेला ही जा सकता है, जैसे आप मुझे अगले 10 से 15 मिनट के लिए आप झेलिए। इस जातिगत जनगणना के ऊपर अब 2 दिन के बाद जो कुछ सवालें जो उठ रही है, जो अभी भी ज्वलंत है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि 15-20 सवालों का हम आपको जवाब दें। जैसे कि ये सबसे बड़े, जो पहले भी 2011 में भी कहा गया कि जातिगत जनगणना जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया गया 2011 में, उसमें भी हुआ था, लेकिन उससे ये अलग है। अलग ऐसे है कि जब 2011 में जातिगत जनगणना की गई थी तो वो जनगणना का हिस्सा नहीं था, बल्कि अलग से किया गया था। जनगणना फरवरी में ही शुरू हो गया था और ये शुरू किया गया था जून में। तो ये दोनों अलग अलग चीजें थी और उसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर पूरा डिबेट हुआ है कि इसको अलग क्यों किया जा रहा है। क्योंकि अगर जैसे ही आप अलग करते हैं, राज्य सरकार को उसमें जिम्मेदारी दे दी गई थी जनगणना को करवाने की, अलग अलग राज्य सरकारों को, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं रहेगा, क्योंकि सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया इसको कर नहीं रहा है तो बाउंड रहेगा नहीं, फिर वो ऑथेंटिसिटी रहेगी नहीं। तो वो सर्वे हो रहा था, जनगणना नहीं हो रहा था। लेकिन इस बार जो साफ लफ्जों में अश्वनी वैष्णव ने साफ लफ्जों में कहा है कि वो जनगणना का हिस्सा होगा, और अगर जनगणना का हिस्सा है तो वो सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया करेगी, और सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया कर रही है तो चूंकि वो एक ऑटोनोमस बॉडी है तो जो भी उसके आंकड़े आएंगे वो हिंदुस्तान के लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों के ऊपर बाउंडिंग होगा। कोई उसको इनकार नहीं किया जा कर सकता है। हालांकि इनकार करने वाले तो करते ही हैं। 2001 का जनगणना आप उठा लीजिए, या 1991 का उठा लीजिए, या 2011 का उठा लीजिए, उसमें जब भी जाति का सवाल आता है, क्योंकि SC ST जातियों का तो पहले भी जनगणना हो रही थी, तो उसमें सभी जाति के लोग इस सवाल को तो उठाते हैं कि मेरी जाति का जो है वो कम नंबर आंका गया। और वो 2022-23 में जब बिहार सरकार ने भी किया तो उसमें भी आंका गया था। तो ये सवाल 2011 में भी उठा था, 22 में भी उठा है बिहार में, उसके पहले 2001 में भी उठा है और हमेशा उठते रहा है। कोई ना कोई जाति ये जरूर कहेगा कि हमारे लोगों का कम आंका गया है। मुसलमान लोग भी इसके ऊपर अंदेशा उठाते हैं कि हमारी संख्या जो है कम ना आंकी जाती है। तो ये आगे भी उठता रहेगा, इस पे जाना है नहीं। इसमें जो सबसे बड़ा सवाल इसमें उठता है, जो अभी किसी ने उठाया नहीं है, इसको उठाया जाना चाहिए, वो ये कि 2011 में जो जातिगत जनगणना की गई थी उसकी रिपोर्ट आज तक क्यों नहीं पब्लिश की। क्या बीजेपी सरकार जब अगली जनगणना करने को तैयार है तो जो पिछली रिपोर्ट है उसको पब्लिश करे, पब्लिक डोमेन में डाले, और उसके बाद फिर उसके ऊपर डिबेट करे, पार्लियामेंट के अंदर पूरा डिबेट हो कि क्या उसके अंदर त्रुटियां रह गई, क्या उसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है। पब्लिक उसमें ओपिनियन ले, कहाँ क्या गड़बड़ी रही है। पुरानी गलतियों से आप सीख ले सकते हैं। बिहार में हुआ है, कर्नाटक में हुआ है, तेलंगाना में हुआ है। इन सभी जनगणनाओं को और 2011 के जनगणनाओं का स्टडी किया जाए, कहाँ पे क्या कमियां रही है, उसके आधार पे आगे तय किया जाए। तो सबसे पहला तो सवाल यही उठना चाहिए कि कर्नाटक में अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, और 2011 का सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 जो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है उसको पब्लिश करना चाहिए, और नेक्स्ट पार्लियामेंट्री सेशन में इसमें डिटेल डिस्कशन होना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल अभी उठ रहा है, जो उठना चाहिए और उठ रहा है ये सवाल, वो सवाल ये उठ रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अक्टूबर में ही जनगणना हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी पता नहीं कब होगा। हालांकि कोई भी टाइम बाउंड नहीं दिया गया है कि कब होगा ये, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि चूंकि ये बिहार के इलेक्शन को देख करके ये घोषणा किया गया है तो इसलिए बिहार इलेक्शन से पहले ही जनगणना हो जाएगी। ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इसलिए है कि कोई भी देश में जनगणना जो होती है उसमें कम से कम 8 से 10 महीने का समय लगता है। अभी सरकार ने फैसला लिया है, इसके बाद फिर जो है वो सेंसस कमीशन का एक मीटिंग होगा, सेंसस कमीशन उसका एक प्रोफार्मा बनाएगा, वो सरकार को देगा, पार्लियामेंट उसको जो है वो पास करेगी, फिर जाएगा, जो भी सुझाव होगा फिर उसको सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट करेगा, फिर उसके बाद फिर वो ट्रेनिंग देगा। 2 राउंड ट्रेनिंग होता है जितने भी लोग होते हैं सेंसस का काम करने वाले लोगों को,
कोई ट्रेंड लोग होता नहीं है, यही टीचर, यही लोग जो सरकार के अभी नामुइंदे हैं, अभी जो भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं वही लोग करते हैं। तो ये इम्पॉसिबल है अक्टूबर से पहले करना। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वो उनको सेंसस के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, तो ये इसको ख़त्म कर देते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है ये करना। अब हम उसमें नहीं जाएंगे कि कब होगा, 31 में होगा या 28 में होगा या 29 में होगा, कब होगा उसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम प्रेडिक्शन में विश्वास करते नहीं हैं। इस सवाल को यहीं छोड़ देते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक सवाल उठता है इस सेंसस को लेकर के, कि जो पिछले बार 2021 में जब कोविड आने से पहले जनगणना को लेकर के मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया था कि इस बार का जो जनगणना होगा वो पेपरलेस होगा, डिजिटल होगा। बहुत कुछ हो सकता है उसमें, आइज का, थंब, कुछ भी लिया जा सकता है, जो डिजिटाइज करने का सवाल उठ रहा था। तो अभी तो वो जनगणना हुआ नहीं 21 में, तो उस पर अभी डिसीजन लेना बाकी है। तो वो जो भी जनगणना का प्रारूप होगा वो कैसा होगा, क्या होगा, ये तो समय ही बताएगा। अभी इतना जल्दी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये जनगणना डिफरेंट होगा, खास करके जब आधार कार्ड, आपका आई का जो होता है, रेटिना वगैरह, ये सबका सरकार के पास डिसीजन हो चुका है। अब इसमें एक और सवाल उठता है कि जो आधार कार्ड ऑलरेडी दिया जा चुका है, या इसको आइडेंटिफिकेशन से जोड़ा जा सकता है क्या, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के साथ जोड़ा जा सकता है क्या, ये सब सवाल हैं जो कि अभी रुका हुआ है। तो ये टेक्निकल सवालों में हम नहीं जाते हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा अभी गेम चल रहा है, जिस दिन ये घोषणा हुआ घंटे भर के अंदर क्रेडिट गेम शुरू हो गया। कोई पड़ाका फोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ रहा है, सब कोई अपना इतिहास खंगाल रहा है, कब किसके नेता ने कब इसके बारे में डिमांड किया, समर्थन किया, ये सब कुछ। इसका हम क्रेडिट से बाहर जाकर के आपको पूरा टाइमलाइन दे देते हैं। 31 में जनगणना हुआ जातिगत, उसके बाद फिर जनगणना नहीं हुआ, लेकिन 41 में भी जातिगत जनगणना हो रही थी, युद्ध चल रहा था, इसलिए कोई जनगणना कंप्लीट ही नहीं किया गया। 51 में भी जनगणना स्टार्ट हुई, जातिगत जनगणना भी की जा रही थी, लेकिन 51 में जातिगत जनगणना का डेटा पब्लिश नहीं किया गया, क्योंकि जनगणना के बाद ये डिसीजन लिया गया कि सरकार ने, जिसमें कि नेहरू भी थे, पटेल भी थे, इन लोगों ने डिसीजन लिया कि नहीं, कास्ट वाला हम लोग नहीं करते हैं। तो कांग्रेस से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने तो डिसकंटिन्यू किया था। इसके बाद आप डायरेक्ट आ जाइए, इस बीच में जितने भी आयोग हो, कालका कालेलकर आयोग हो या मंडल कमीशन हो या फिर सुप्रीम कोर्ट 93 में, 92 में, सबने ये डिमांड किया कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, डेटा की कमी है, किस आधार पर रिजर्वेशन दे। इसके बाद जब 92 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, 93 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर मांगा कि भाई आप किस आधार पे किसी को क्रीमी लेयर कर रहे हैं, या किसी को पिछड़ा कह रहे हैं, किसी को मोस्ट बैकवर्ड कर रहे हैं, इसका डाटा कहाँ है। तब एक आवाज उठनी शुरू हुई संसद के अंदर, और पहली बार संसद के अंदर इस सवाल के ऊपर बहस होता है 1994 में, 25 अगस्त 1994 में। और इस सवाल को उठाने वाले पहले व्यक्ति भी एक बीजेपी के लीडर हैं, दत्तात्रेय, तमिलनाडु के थे। उनका वीडियो हमने ऑलरेडी उनका स्पीच अपलोड कर दिया है। तो उन्होंने उठाया, उसके बाद फिर नीतीश कुमार, उसके बाद फिर जो है वो आपके रामविलास पासवान और लोगों ने भी उस समय, चूंकि लालू यादव उस समय हाउस में नहीं थे तो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए, लेकिन जो जनता दल के और लोग थे, शरद यादव जी ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, सब लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और उसमें एक सवाल उठ करके आया था कि अगर किसी को ये लग रहा है कि कोई किसी की हकमारी कर रहा है जातिगत जनगणना करवा करके या रिजर्वेशन करवा करके, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, जिस जाति की जितनी आबादी है उस जाति का उतना जो है वो रिजर्वेशन दे दीजिए, ब्राह्मणों को भी रिजर्वेशन दे दीजिए। 94 में ये मुद्दा उठता है और फिर शांत हो जाता है। 97 से आरजेडी का खेल शुरू होता है, जो वो कह रहे हैं कि 29 साल से हमारी ये डिमांड है। हालांकि 97 में लालू यादव पार्लियामेंट में नहीं थे। 97 में बेसिकली इनके द्वारा सपोर्टेड सरकार, यानी कि जो जनता दल उस समय थी, जनता दल के द्वारा सपोर्टेड सरकार, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा सपोर्टेड सरकार ने ये डिसीजन लिया, जैसे आज कैबिनेट डिसीजन लिया है कि देश के अंदर अगली जब भी जनगणना होगी तो उसमें जाति का हम शामिल करेंगे, जैसे कि अभी डिसीजन लिया है बीजेपी ने। लेकिन 97 में किसी और की सरकार थी और उसके बाद सरकार बदल जाती है, 1998 में बीजेपी की सरकार आ जाती है और उसके बाद फिर जनगणना नहीं होता है। अब सबसे पहला इस सवाल को ऐसे लिंक कीजिए, जिस तरह से आज डिसीजन हुआ उसी तरह से 97 में भी डिसीजन हुआ था। आज डिसीजन जो हुआ है, हो सकता है 31 में सरकार 29 में बदल जाए, किसी और का हो जाए, हो सकता है वो ना कराए। तो ऐसा नहीं है कि अभी जो है वो अनाउंस हो गया तो समझिए कि हो गया जनगणना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब 97 का खेल देखिए, 97 का ये कहते हैं, लेकिन 97 में कोई हार्ड डिसीजन नहीं होता है।
अब लालू यादव जी या फिर आरजेडी के लोग जो क्रेडिट ले रहे हैं कि हमारी सरकार ने, उनके द्वारा सपोर्टेड सरकार ने, लेकिन फिर ये भी उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि उनके द्वारा सपोर्टेड सरकार भी 2011 में थी जिसने ये डिसीजन नहीं लिया, जिसने ये जातिगत जनगणना नहीं करवाया। तो क्या नहीं, जब करवाने का जब डिसीजन हुआ था तब उसका क्रेडिट ले रहे हैं, तो 2011 में जब करवाने का डिसीजन नहीं लिया गया, जातिगत जनगणना को जनगणना से अलग कर दिया गया, तो उसका डिस्क्रेडिट भी लेंगे क्या? अब नीतीश कुमार के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि 1994 से जो वीडियो पूरा वायरल हुआ कि 1994 से डिमांड कर किया है उन्होंने, सबसे पहले लालू यादव जी से भी पहले उन्होंने डिमांड किया है। सही बात है, कोई उसमें वीडियो पड़ा हुआ है, उन्होंने डिमांड किया है। लेकिन 2001 में जब जनगणना देश के अंदर हो रही थी तब नीतीश कुमार बीजेपी एनडीए सरकार का हिस्सा थे। अगर ये मुद्दा उनके लिए इतना कंसर्न था तो फिर 2001 के दौरान जब इसके ऊपर हल्ला मचा तो फिर वो सवाल क्यों नहीं उठाए? लालू यादव तो 2010 में कम से कम यूपीए सरकार का हिस्सा होने के बावजूद अपनी सरकार का क्रिटिसाइज करते हैं कि आप ये कीजिए, उनको मजबूर करते हैं करने के लिए जातिगत जनगणना। लेकिन 2001 में जब जनगणना हो रही थी तब नीतीश कुमार चुप क्यों रहे, मौन क्यों रहे? क्या मंत्री पद का लालच था? ये सवाल जेडीयू के लोगों से भी पूछा जाना चाहिए। और 2010 में तो कम से कम पार्लियामेंट में डिबेट हुआ इस मुद्दे के ऊपर। 2001 में जब जनगणना हो रहा था तब तो डिबेट तक नहीं हुआ इस मुद्दे के ऊपर। तो ये सवाल नीतीश कुमार से भी पूछा जाना चाहिए। उसके बाद फिर पार्लियामेंट में कहीं कोई डिबेट नहीं होता है। उसके बाद फिर सीधे 2008 में पौंडीचेरी के एक सांसद इस मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन उनका कोई सपोर्ट नहीं करता है। उसके बाद फिर उस समय लालू यादव जी जो थे वो पार्लियामेंट में मेंबर हुआ करते थे। उसके बाद फिर लेकिन सरकार का हिस्सा थे, लेकिन उसके बाद फिर कोई 8 से लेकर के 9 से लेकर 10 तक इस सवाल पे कोई कुछ नहीं बोलता है। फिर मई 2010 में ये सवाल उठाया जाता है। और उठाता भी कौन है? बीजेपी के एक लीडर जिनका नाम है अनंत कुमार। अनंत कुमार उठाते हैं, उसमें हंगामा होता है क्योंकि वो जो उठाते हैं वो हिंदू मुस्लिम बांग्लादेशी और इसकी गणना को लेकर के जाति के 7 सवाल उठाते हुए उन्होंने यही कहा कि जाति का भी कीजिए लेकिन इनका भी तो कीजिए। उसके ऊपर बहुत बहस भी होता है, वो सब डिबेट पड़ा हुआ है पार्लियामेंट में, आप भी जा करके देख सकते हैं, कुछ हमने अपलोड किया है। और उसके बाद फिर उसमें लालू यादव और ये सब लोग उसमें डिबेट का हिस्सा बनते हैं। और उसमें 4 सबसे प्रमुख नाम जो उस समय 2010 के मई 2010 में जो डिबेट हुआ है जातिगत जनगणना के मुद्दे पे, उसमें 4 सबसे बड़े नाम थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा एग्रेसिवली इस मुद्दे को उठाया। उसमें से 3 का तो लोग चर्चा करते हैं, खास करके 1-2 लोगों का खूब चर्चा होता है, मुलायम सिंह जी का और लालू यादव जी का, क्योंकि उनका राजनीतिक विरासत बचा हुआ है तो इसलिए सब लोग उनका नाम ले रहे हैं। शरद यादव जी का राजनीतिक विरासत नहीं बचा हुआ है, लोग उनका नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर आप डिबेट जाके देखिएगा तो सबसे ज़्यादा बार, सबसे ज़्यादा समय के लिए और सबसे ज़्यादा एग्रेसिव ढंग से अगर किसी एक व्यक्ति ने जातिगत जनगणना पे 2010 में डिबेट किया है तो वो शरद यादव जी थे। ये आ जाइए। अब एक चौथा नाम जो कि बिल्कुल गायब है वो है मुंडे जी। वो गायब इसलिए है क्योंकि वो भी बहुत एग्रेसिवली किया है, इन्होंने सपोर्ट किया है, उसका डिमांड किया है मुंडे जी। तो गोपीनाथ मुंडे उस समय डिमांड करते हैं, उनका सारा वीडियो पड़ा हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। लेकिन बीजेपी उनको नहीं कैश कर रही क्योंकि बीजेपी पता नहीं क्यों नहीं उनको कैश कर रही कि उन्होंने भी तो उठाया था। तो वो नाम छिपा हुआ रह गया, हालांकि हम उसको अपलोड कर रहे हैं, वो आप भी डिबेट वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर से शांत हो जाता है पूरा मामला और फिर से जब बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर के हल्ला होता है तब फिर मामला फिर से शुरू होता है और इधर का आप अपडेटेड है ही। तो सवाल ये उठता है कि क्या क्रेडिट गेम खेलना जरूरी है? आप अगर 2010 का लालू जी का अगर भाषण सुनिएगा तो उसमें वो साफ साफ कहते हैं कि सभी दलों का कंट्रीब्यूशन है, यूनिवर्सली हमने इस बिल को, हमने इस डिसीजन को लिया है, जिसमें बीजेपी का भी नाम लेते हैं, वो जदयू का नाम लेते हैं। वो 2010 में वो जदयू का नाम ले रहे हैं पार्लियामेंट में खड़ा होकर के। जब नीतीश कुमार धूल विरोधी थे, नीतीश कुमार ने उनको धूल चटा दिया था बिहार के चुनाव में, तब वो नीतीश कुमार का नाम ले रहे थे और उन्होंने सबका कहा, सब लोगों का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन आज तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने ही किया है। उधर जो है वो दूध से नहलाया जा रहा है राहुल गांधी जी को। अब राहुल गांधी जी पे एक और सवाल आप पूछ लीजिए उनसे कि 2010 में जब जनगणना हो रही थी, 2010 में जब डिबेट हो रहा था पार्लियामेंट के अंदर, तब तो वो पार्लियामेंट के मेंबर थे, तो तब उस समय कहाँ थे वो? आवाज़ उठाना तो छोड़िए, जिस समय ये डिबेट हो रहा था उसमें संसद तक में नहीं थे ये। तो ये सवाल भी कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए, या फिर उनको छोड़ दीजिए,
कांग्रेस का कोई भी एक लीडर का नाम बता दीजिए जिसने कि उस समय 2010 में इसको लेकर के बहुत अच्छा, एक भक्तचरण दास हैं जिन्होंने कि थोड़ा सा पॉजिटिव उन्होंने दिया था इसके ऊपर भाषण। और कांग्रेस के तो एक श्रावस्ती के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उन्होंने तो साफ इसका अपोज कर दिया था। उन्होंने कह दिया था कि ये जो है जातिवाद फैलाया जा रहा है। जो भाषा आज बीजेपी, जिस भाषा को लेकर के बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी इसलिए जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती क्योंकि इससे जातिवाद फैलेगा, यही बात श्रावस्ती के कांग्रेस के सांसद पांडे जी ये बात बोल रहे थे उस समय तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, किसी कांग्रेसी ने उनको नहीं रोका। तो ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनको कि किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले तटस्थ होकर के आप सोचना चाहते हैं तो इनके बारे में सोचिए। ऐसे सवाल और भी बहुत सारे हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब एक आखिरी सवाल जो इस समय पूरा तैर रहा है कि क्या ये मंडल 2 है? हो सकता है मंडल 2 हो, क्योंकि जिस तरह से जब ओबीसी आरक्षण को लेकर के सवाल उठा था 90 के दशक में, तब राजीव गांधी जी ने मंडल कमीशन के रिपोर्ट को कहा था ये बॉक्स है, कीड़ों का बॉक्स है जिसको खोलेंगे तो सिर्फ गंदगी ही फैलेगी। ये भी कहीं ना कहीं वैसा ही है कि न तो बीजेपी इसको खोलना चाहती थी, न इसको कांग्रेस खोलना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियों ने, अब उस परिस्थिति को बनाने में लालू यादव जी का भी योगदान है, शरद यादव जी का भी है, नीतीश कुमार जी का भी है, सबका योगदान है, बीजेपी के मुंडे साहब का भी योगदान है, बीजेपी के कांग्रेस के भक्तचरण दास का भी योगदान है। सभी लोगों ने मिलकर के इसको किया है, लेकिन ये अब बॉक्स खुल रहा है और आज न कल इसको खोलना ही पड़ेगा। अब उस समय जिस समय वीपी सिंह उस समय थे, इसको करने वाले, तो इसको करने वाले अब कौन जो है वो कि कौन स्टार बनेंगे वो समय बताएगा। लेकिन अभी इतना राह आसान नहीं है, अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।